स्वागत है अनअकैडमी के एमपीपीएससी एंड व्यापम चैनल पर। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का एनालिसिस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा पेपर आया था, जैसा आप लोगों ने चाहा था वैसा पेपर आया है। इजी टू मॉडरेट मैं कह सकता हूँ। कुछ क्वेश्चन टफ गए हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं बहुत ईजी आए हैं। जो पढ़ा हुआ था उसमें से ही आए हैं। अनअकैडमी के एजुकेटर ने जो आपको पढ़ाया है उससे भरमार में क्वेश्चन आए हैं। तो आइए इनके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे साथ में है हम सबके फेवरेट अमित सर और साथ में है पुनीत सर। सर, पेपर किस तरीके का, थोड़ा सा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो अभी अभी पेपर आया है तो हमने ठीक तरीके से मतलब पूरी तरीके से रिव्यू नहीं कर पाए हैं, लेकिन एक नज़र में जब पेपर देखा जाता है तो उससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम पिछले साल के पेपर 21 मई से इसको कंपेयर करने की कोशिश करें तो मैं बोल सकता हूँ कि लगभग उसके जैसा या थोड़ा सा उससे ईजी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ 4 से 5 प्रश्न हैं वही आपका एग्जाम में खेल करने वाले हैं। मतलब सॉरी, कुछ क्वेश्चंस आपको एकदम नए और यूनिक देखने को मिलने वाले हैं और वहीं से कट ऑफ भी हमारा बनने वाला है। लेकिन हम कट ऑफ की और इन सभी की चर्चा हाल फिलहाल में नहीं करेंगे। अभी हम जो फर्स्ट तरीके से जो पेपर देखा जाता है उसी में कितने प्रश्न कैसे आए हैं उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं और इसके बारे में डिटेल में हम शाम में चर्चा करेंगे। आगे हम बात करते हैं सर से, सर की क्या राय है। वेलकम एवरीवन। देखिए, आप सभी लोगों को बता दूं कि इस साल का जो हमारा पेपर रहा है, ये पेपर पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा इजी था। अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे पॉलिटी या आयोग के क्वेश्चंस की, तो बहुत इजी है। आयोग में एक क्वेश्चन मुझे देखने को मिला है जो करंट से रिलेटेड पूछा गया है। बाकी पूरे पेपर की बात करें तो ये इस वर्ष का जो पेपर था बहुत इजी है पिछले वर्ष के मुकाबले। तो आप सभी लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से पेपर दे पाए होंगे और सेकंड पेपर को भी आप लोग इसी प्रकार से अच्छे से दीजिएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर स्टार्ट करें उसके पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी जल्दी सभी लोग एक बार सेशन में आ जाइए, क्लास में आ जाइए और जल्दी जल्दी सब लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर स्टार्ट करेंगे और अंशुल सर के साथ में हम आंसर की शुरुआत करने वाले हैं। तो लीजिए सर, अंशुल सर। थैंक यू पुनीत सर। दोस्तों, डिटेल्ड आंसर की जो है विद सॉल्यूशन आपको विद पीपीटी जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। शाम को 5 बजे सेशन जो है वो आपका रहेगा जिसमें डिटेल्ड आंसर की रहेगी। अभी आप लोग बाहर आएंगे कुछ क्वेश्चन का आंसर चेक करने के लिए कि हमने जो लगाया है वो सही लगा है या नहीं लगा है। ऐसी कुछ चीज़ें आपके मन में होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे पास है सेट नंबर बी, जिसकी मैं शुरुआत करूंगा, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सेट बी में जो है वो क्या क्या आपसे पूछा गया है। चलिए, तो सेट बी में अगर आप देखो तो ये पहला क्वेश्चन जो है ये परसों ही आपको कराया था। सेम क्वेश्चन है, डिक्टो विद सेम ऑप्शन। ऑप्शन भी चेंज नहीं करे हैं आयोग ने। क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में फायरवॉल का क्या काम रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये फायरवॉल जो है वो एक दीवार के तौर पर काम करती है जो अनऑथराइज एक्सेस को रोकती है। कोई भी आपके सिस्टम पर आने की कोशिश करता है, कोई डेटा पैकेट भेजने की कोशिश करता है तो उसको ब्लॉक करने का काम करती है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया आपसे फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजन किसके एग्जाम्पल है। तो अलीबाबा को लेकर थोड़ा सा डाउट है क्योंकि वो B2B में भी काम करता है और वो B2C में भी काम करता है। तो लेट्स सी ये क्वेश्चन किस तरीके से आयोग देता है। इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यूज़र को ट्रिक करना, यूज़र को फूल करके जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुराई जाती है ना, कि OTP बता दीजिए, कार्ड नंबर बता दीजिए, तो सीधी सी बात है उसे ही हम क्या कहते हैं, फिशिंग अटैक कहते हैं। डॉस अटैक जो है वो सिस्टम पर होता है, अपन पढ़ चुके हैं। SQL इंजेक्शन, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है इनमें से ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल कौन सा है ना, कौन सा नहीं है। अब ई प्रोक्योरमेंट आपको पता है MP ऑनलाइन कुछ बेचना खरीदने का काम तो करता नहीं है ना। बाकी आप देखोगे MP टेंडर है, जैन है और MP लून है। ये तीनों के तीनों आपको क्या मिल जाएंगे, ये तीनों आपको ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के रूप में देखने को मिल जाएंगे। अगला था कि इनमें से ई कॉमर्स की मतलब सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है। तो मेरे ख्याल से सभी का सही गया होगा, ये किसी का गलत गया ही नहीं गया हो। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो हम 5 क्वेश्चन पर आ गए हैं और पांचों क्वेश्चन बहुत ईजी पूछे थे जो आपको अनअकैडमी पर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाए गए थे। जो आपको टेंशन था कि सर ये वाली यूनिट 9 से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, मैंने कहा था आपसे हर बार एक जैसा पैटर्न नहीं चलता है ना। अगर पिछली बार यूनिट 9 डिफिकल्ट पूछी थी तो जरूरी नहीं है कि इस बार डिफिकल्ट पूछेंगे, और वही आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन दैट यूजेस टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल कब किया जाता था, याद है BSNL एयरटेल है ना, वो DSL कनेक्शन रहता था है ना, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं DSL को। ये फुल फॉर्म भी याद कराया था और बताया भी था कि कनेक्शन कैसा था। किसी को इंटरनेट चला रहे हो और किसी का फ़ोन आ जाए तो उस टाइम पर इंटरनेट रुक जाया करता था, वही है ये DSL कनेक्शन। ठीक है, फिर केबल टू केबल आपको बताया था, डायरेक्ट केबल इंसर्ट करी जाती है। थर्ड है फाइबर ऑप्टिक, जिसका भी हम यूज़ करते हैं। और चौथा है सैटेलाइट वाला मस्क भैया देने वाले हैं जो है ना। तो ये 5-6 क्वेश्चन जो है बड़े ही ईजी रहे होंगे आप लोगों के लिए, किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। सेवंथ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें था डैश इज द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स द सिंबल यूज्ड बाय सोर्स ऑफ मैसेज है ना। अब इंटरप्रेट करना मतलब क्या है, चीज़ को समझना, समझना मतलब क्या है, एक होता है एनकोड, एक होता है डीकोड। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए B, डिकोडिंग।
फिर इसके बाद में अगला है 8वां क्वेश्चन, सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे। अब देखो यहाँ पर आ गया ना आईसीटी में, सर आईसीटी में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये थोड़ी कोई पूछेगा, है ना। यूएसबी का क्वेश्चन थोड़ी आएगा। यही कहा गया था स्टार्टिंग से कि देखिए आयोग है ना, ये मतलब कुछ नया लेके आता है हर बार। अब जिसने फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के क्वेश्चन लगाए थे, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा था उनके लिए तो ईजी हो गया, जिसने नहीं पढ़ा था उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत जो है वो पैदा हो गई। तो आंसर क्या है इसका, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या आपको देखने को मिलेंगे, ट्रांजिस्टर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में क्या आया, बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, कमरे बराबर का पूरा कंप्यूटर सेट बनाना पड़ता था, है ना। थर्ड है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। मैंने आपको 45 वेब ब्राउज़र लिखाए थे, अब 45 वेब ब्राउज़र में उन्होंने पूछा तो पूछा क्या, याहू का, है ना। याहू क्या है, याहू इज़ अ सर्च इंजन, है ना। गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है। फिर अगला क्वेश्चन कहा था चैट जीपीटी से आएगा ही आएगा, है ना। क्वेश्चन कुछ ना कुछ एआई से रिलेटेड इस बार पूछेंगे। पूछा पर बहुत आसान पूछा। क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है चैट जीपीटी क्या है ना। तो किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो इट वॉज डेवलप्ड बाय ओपन एआई। मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन तक में अभी तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक बार मैं देख लेता हूँ आपका रिस्पॉन्स क्या रहा है। याहू सर्च इंजन, चलिए बढ़िया। अब फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए। अंडर 80 रहेगा कट ऑफ इस बार मेरे अकॉर्डिंग। अभी पूरे क्वेश्चन मैंने देखे नहीं है, क्वेश्चन देखकर फिर इस पर अपन जो है चर्चा करेंगे कि कितना कट ऑफ जो है वो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ, 11वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए फिर 11th क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डाइसी है, ये थोड़ा सा मुझे भी देखना पड़ेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड वाला क्वेश्चन, ये मैं देख के आपको बताऊंगा। इसके बाद में फिर 12th नंबर का क्वेश्चन है कि भाई पद्म विभूषण 2023 कहा था कि पद्म भूषण पद्म विभूषण भारत रत्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। आंसर क्या है, श्रीनिवास वर्धन। एमपी करंट अफेयर की क्लास में भी मैंने आपको पद्म विभूषण सारे लिखवाए थे और वहीं से क्वेश्चन उठ के आ गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी इंडियन विमेन हॉकी टीम से हैं टोक्यो ओलंपिक्स में, तो तीनों ही हैं, सुशीला चानू ये नाम लिखा है, मोनिका जी और वंदना कटारिया। फिर अगला है कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। बहुत से लोगों ने वही गलती करी होगी कि भोपाल देखा और हमारा क्या हुआ, मन डाइवर्ट हो गया, भोपाल के अलावा कहाँ जाए। पर अमेचर भोपाल कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है ना, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये जयपुर में स्थित है ना, ना कि भोपाल में, ना कि दिल्ली में। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को दिक्कत क्रिएट करेगा, बहुत लोगों को समस्या पैदा हुई होगी कि इसका आंसर तो हो ना हो भोपाल या दिल्ली में से ही होना चाहिए, पर आंसर क्या निकला, आंसर है उसका जयपुर। फिर अगला है, एक मिनट रुकना, है ना, 15वें नंबर का क्वेश्चन, 15th नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 15वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भाई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो किसको मिला है, तो आंसर क्या है, आंसर है शरद कमल साहब को जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर अगला, हाँ भाई ये 16th नंबर का क्वेश्चन, बड़ा मस्त क्वेश्चन पूछा उन्होंने। आज से सर मैंने 2 साल पहले, अमित सर 2 साल पहले क्रिकेट का पढ़ाया था, तब उसमें लिखवाया था कि भाई पहला ओडीआई कब हुआ, पहला टेस्ट कब हुआ, और वहीं वैसा ही एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि भारतीय इतिहास में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है वो कब खेला गया, तो ये इंग्लैंड के विरुद्ध खेला गया और कब खेला गया, 74 में, ना कि 75 में। विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। अगला था अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के बारे में कि भाई अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की शुरुआत कब हुई, तो यूएन में इसको लेकर डिक्लेरेशन जो आया था वो कब आया था, 2014 में। और इसे चालू कब किया गया, तो इसे चालू किया गया था 2015 में। फिर अगला है गवर्नर ऑफ द ईयर का, है ना, तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था सर, गवर्नर ऑफ द ईयर का मेरे ख्याल से सभी ने इंडिया ही लगाया होगा, इसमें कहीं और गए नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील मैन ऑफ इंडिया। 20th नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, स्टील मैन ऑफ इंडिया। स्टील मैन ऑफ इंडिया कौन हो सकता है, देखो जिंदल साहब भी स्टील से रिलेट करते हैं, जिंदल स्टील नाम सुना होगा, लक्ष्मी मित्तल साहब भी स्टील से रिलेट करते हैं और जमशेदजी रानी भी करते हैं। लेकिन आंसर क्या है, जमशेदजी टाटा, है ना, जमशेदजी टाटा जो है इन्हीं को कहा जाता है स्टील मैन ऑफ इंडिया, जमशेदजी रानी, राइट। चलिए अब कुछ क्वेश्चन के और आंसर हैं। हाँ जैसे देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, मटेंगेश्वर महादेव टेम्पल, है ना, ये आप देखो आपको परसों ही, कल या परसों में ही कहीं लिखवाया है मैंने, या एमसीक्यू की क्लास में कराया था यही क्वेश्चन, मटेंगेश्वर महादेव टेम्पल का। आंसर क्या है, आंसर है खजुराहो, लिखा हुआ है आपके, मैंने कहा था टेम्पल से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये बात आप लिख लीजिए। चलिए अभी तक का क्या रुझान आ रहा है सर आगे के कुछ क्वेश्चन। हाँ जी सर, आयोग की मैं करा देता हूँ। अमित सर आ रहे हैं लेके आप लोगों के लिए कुछ और क्वेश्चंस, फिर उसके बाद फिर पुनीत सर, फिर वापस से मैं आता हूँ। तब तक आप जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए।
चलिए भैया, तो जैसा अंशुल सर ने बताया है, अगर आपने टेस्ट सीरीज़ और लास्ट में जो भी यूट्यूब पर क्वेश्चंस करवाए हैं, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यूट्यूब पर क्वेश्चंस करवा रहे हैं तो अभी तो पढ़ने का समय है, तो टेस्ट सीरीज़ या जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं तो इन सभी का फ़ायदा नहीं है। बहुत लोगों से सुनने को देखने को मिलता है, लेकिन जैसा अंशुल सर ने बोला है कि अगर आपने टेस्ट सीरीज़ यूट्यूब पर जो क्लासेस ली गई है उन्हीं को अगर बहुत अच्छे से प्रॉपर देखा है और उनके आंसर्स को सॉल्व किए हैं तो आपके लिए सीधा सीधा आपको बेनिफिशियल एग्ज़ाम में रहा होगा। और बहुत अच्छा पेपर बनाया है। कुछ छोटे मोटे प्रश्न हैं जिनमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक प्रश्न है, सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल ही का वैज्ञानिक मिशन है। आपको मैंने परसों की क्लास में ये तक बताया था कि ये पूरे विश्व का कौन से नंबर का वैज्ञानिक मिशन है सौर से संबंधित, है ना। तो अपना तो आदित्य L1 है ही, और परसों ही हमने ये करा था कि आदित्य L1 में L1 क्या होता है। ये परसों की ही बात है क्योंकि कल अपन ने क्लास नहीं ली थी। अगर हम बात करें कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, कल रात में आपको मैंने एक पेपर भेजा था कि आप ये पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सीधा सीधा देखने को मिल जाएगा सी, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। अगेन सीधा का सीधा परसों का जो टेस्ट सीरीज मैंने आपको बोला था, स्पेशली बोला था कि मैं आपको एक यूनिट 7 का टेस्ट भेज रहा हूँ 100 नंबर का। इस पूरे 100 प्रश्नों को आप सॉल्व कर लीजिएगा। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पूरा आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि पेपर 3 में जो हेल्थ से संबंधित सेक्टर है उसमें आपको सीधा हेल्थ की वेबसाइट पर जाकर एक योजना है पूरी पोषण कार्यक्रम के बारे में दिया गया है। वहाँ पर राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं है। ग्रीन मफलर अगेन यूनिट 7 से टेस्ट सीरीज में से आ गया है। ध्वनि, अब अच्छा, एक ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बहुत, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपको हड्डी का निर्माण, हड्डी टूटना, दो आप देखोगे तो समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर अभी आंसर ऑस्टियोक्लास्ट का हड्डी टूटना निकल रहा है ना। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। फिर से अगेन यूनिट 4 की टेस्ट सीरीज मैंने परसों आपको यूनिट 7 के साथ दी थी, उसमें साफ साफ 2 प्रश्न यहाँ पर ऐसे के ऐसे बनाए थे अपन ने कि कौन सा हॉटस्पॉट नहीं है। तो यहाँ पर नारो हिल्स जो है सीधा का सीधा आपको देखने को मिल जाएगा। आपको एक बात और मैंने बोली थी कि अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ष है या अंतर्राष्ट्रीय डिकेड जो है इनको भी बढ़िया तरीके से याद करके जाना। ये भी अपन ने शायद 4 से 5 दिन पहले बोला था, वही से एक प्रश्न, लेकिन एकदम अजीबोगरीब वाला प्रश्न आ गया है। तो यूएन की ही इसमें चर्चा होगी और यूएन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर कृषि पद्धति की बात करें तो सबसे बेसिक है, ये तो कोई बच्चा भी आपको बता देगा कि कृषि पद्धति में क्या पहले होगा क्या बाद में होगा, है ना। आर्य मंजू श्री मूल कल्प जो है ये किससे संबंधित है। बेहतरीन प्रश्न है ना। बहुत सारे बच्चों ने इसको हीनयान लगाया होगा, लेकिन आर्य मंजू श्री मूल कल्प महायान शाखा से संबंधित है, ना कि हीनयान से है। अगर हम 1-2 प्रश्न की और बात करें ताकि फिर दूसरे सर भी आ सके। हम अभी केवल नॉमिनल देख रहे हैं, मतलब सभी प्रश्नों पर डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे कि कैसे क्या। आगे हम उसके लिए डिटेल में पूरा का पूरा सेशन लेने वाले हैं। हाल फिलहाल में ऐसा बोल सकते हैं जैसे चुनावों में पहले कौन बड़ा कौन आगे पीछे, उस तरीके से हमारा भी काम चल रहा है। तो शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे। देखो, अगर आप देखोगे इसको प्रश्न को, कई सारी जगह आपको तांबा देखने को मिलेगा यहाँ पर कि तांबा, लेकिन नहीं, यहाँ पर सिल्वर इसका सही उत्तर होने वाला है, मतलब चांदी। अब यूनिट 2, ये शायद 2 या 3 दिन पहले की बात है। यूनिट 2 के 100 प्रश्न भेजे थे। नादिर शाह के बारे में 3 प्रश्न थे, जिसमें से एक प्रश्न सीधा सीधा है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो 1739 में आक्रमण किया गया था। बाकी यूनिट 2 तो एमपी हिस्ट्री सबसे सिंपल मुझे देखने को मिल रही है। मैंने जहाँ पर 10 प्रश्न देखे हैं, सबसे सिंपल मुझे यूनिट 2 देखने को मिली है। उसके बाद सबसे सिंपल यूनिट 9 है। कुछ प्रश्न यूनिट 3 के बहुत बढ़िया दे के रखे, मतलब कुछ बनाए हुए हैं ऐसा। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रश्न बताता हूँ, एक और प्रश्न, इसके बाद हमारे सर दूसरा आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है। आपको पता है इसका एक रीज़न है पूछने का। अनूपपुर जिले के चचाई में जो अमरकंटक पावर स्टेशन है, इसका रीज़न ये है कि इसने लगातार 2 साल 100% बिजली कोई उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए करंट के रूप में आपसे प्रश्न पूछा गया है, जो कि मैंने आपको टेस्ट सीरीज में करवाया था। बाकी और भी प्रश्नों पर अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। आगे सर से बात करते हैं।
वेलकम एवरीवन। चलिए जल्दी से सभी लोग एक बार आ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। मैं यहाँ पे आप लोगों से आयोग और कमीशंस के क्वेश्चंस पे ही डिस्कस करूंगा। आयोग के क्वेश्चंस जो हमारे होंगे कमीशंस वाले और पॉलिटी वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो पॉलिटी और कमीशन के ही क्वेश्चंस पे मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने रात 11 से 12 बजे आप लोगों के लिए एक सेशन चलाया था, अगर आप लोगों को याद हो, केवल आयोग के क्वेश्चंस, और लगभग मैंने 1500 से ज्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट कराए थे, ठीक है। और आगे भी ये सीरीज अभी मैं और आगे कंटिन्यू करूंगा ताकि वो आपके 23 के प्रीलिम्स के लिए रहे। फिलहाल जल्दी से सभी लोग आ जाइए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो अभी का सबसे पहला क्वेश्चन पेपर सेट ए में दिया हुआ है, कमीशन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे लिखा हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है, लोक सेवा आयोग के खर्चों से संबंधित है। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू एक्सपेंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये आर्टिकल्स आपने एक एक आर्टिकल, सारे आर्टिकल से क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोगों से बन गए होंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या बताया इसमें, 320, 21, 22 और 23 दिया हुआ है। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका 322 बनेगा, जो कि लोक सेवा आयोग के खर्चों की बात करता है, व्यय की बात करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 पेपर सेट नंबर ए की, ठीक है। क्या बात करता है, योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया, जो आपकी योजना आयोग थी। मतलब यहां पे क्वेश्चन ये है कि व्हेन वाज द इंस्टीट्यूशन नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो प्रश्न सीधा सा ये है, नीति आयोग का गठन कब किया गया। मैंने कम से कम 8 से 9 बार ये क्वेश्चन आपको कराया है। भले ही मैंने बोला था इजी है बट कर लेना, क्योंकि जब फॉर्मेट चेंज करता है, डायरेक्टली ना पूछते हुए वो ये पूछ लेता है कि इसको रिप्लेस करके और फिर नीति आयोग गठित किया गया। तो कई बार आप लोग क्या करते हैं, भाषा पढ़ते हैं और फिर उसमें कई बार डर जाते हैं। तो इसलिए राइट ऑप्शन इसका 1 जनवरी 2015 राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 सेट ए में दिया हुआ है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 12th फाइनेंस कमीशन। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, अब देखिए 4 ऑप्शन यहां पे 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है A.M. खुसरो, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सी रंगराजन, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर विजय केलकर और चौथा ऑप्शन है YV रेड्डी। इस क्वेश्चन को ज्यादातर लोगों ने गलत किया होगा। चलिए जल्दी कमेंट करिए और बताइए, आदिति शर्मा, वंशिका, प्रियंका, आदिति, एवरीवन जल्दी जल्दी इस पे आंसर बताइएगा। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, बोल दूं मैं आपको कि इसमें ज्यादातर लोगों ने इसे गलत किया होगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए। अभी आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो यार, एटलीस्ट आंसर तो कर दिया करो, ये इतना इजी क्वेश्चन है। 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। जैसे आपने 1 जनवरी 2015 आपने आंसर किया, इसी प्रकार से इस पे भी आंसर करेंगे। राइट ऑप्शन क्या होगा, रंगराजन है या रेड्डी है, जल्दी बताइए, ठीक है। आंसर कर लिया, ठीक है, रंगराजन, सी रंगराजन। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन के साथ में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, द फूड प्रिजर्वेशन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। खाद्य संरक्षण आयोग है ना, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। अब खाद्य संरक्षण आयोग की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे फूड सिक्योरिटी बिल पहले भी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर ध्यान दिया करें, ठीक है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ा करें। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कौन सा, फूड सिक्योरिटी बिल की अगर हम बात करते हैं 2013 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखिए एक स्टूडेंट है हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे, उनको अनुभव है काफी सालों का, तो एक बार उनसे 2 मेंस उनके रहे हैं और हम उनसे बात करते हैं अभी यहाँ पे कैसा गया सर का पेपर। हेलो सतीश सर, आवाज आ रही है क्या मेरी आपके पास सर? पेपर कैसा रहा, क्या आप बताएंगे बच्चों को? सर देखिए, पेपर मॉड्यूल लेवल का है, अगर कंपेयर करें 21 और 22 और 20 का, तो 20 से थोड़ा इजी था और 21 से आप इसको मतलब आप इजी मान सकते हैं, ठीक है। 21 से सॉरी मतलब टफ है हल्का था। इसमें नहीं ऐसा है ना कि हाँ 70 के आसपास अगर किसी का रहेगा तो मुझे लगता है सेफ स्कोर है 70+। अच्छा, आपका पेपर कैसा गया सर? अपना भी वही मॉडरेट टाइप का था। मॉडरेट टाइप का था। किस पोर्शन से मैं अगर बात करूं किसी विशेष विषय की, तो कौन सा यूनिट या कौन से टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट से पेपर थोड़ा टफ देखने को मिला है? पेपर टफ या फिर हर सब्जेक्ट में हम कह सकते हैं कि हर सब्जेक्ट में रहा है, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? क्वालिटी बहुत इजी थी, क्वालिटी बहुत इजी थी, वो सीधे सीधे थे, बिल्कुल सीधा सीधा पूछा गया। देख लीजिए सर, ऐसा है कि कुछ चीजें फैक्चुअल पूछा, अब उसमें ऐसा है कि अगर फैक्ट आपका ठीक है तो ही ठीक रहेगा उसमें, क्योंकि कंसेप्चुअल हिस्ट्री टाइप में कुछ था नहीं।
सर जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ क्वेश्चंस इन्होंने पॉलिटी ठीक है बहुत इजी पूछा, कमीशंस में जैसे कुछ करंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए कि सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2020 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। तो ये आसान प्रश्न कहेंगे इन्हें, या ये कह सकते हैं कि हाँ अच्छा क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल का था, ये अच्छा प्रश्न है ना। तो मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरा पेपर मॉडरेट लेवल पे ही था, है ना। हाँ मॉडरेट, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो जिसमें आदमी ऑप्शन नहीं एकदम ब्लैंक था जी। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मतलब नहीं होता कि एक दो ऑप्शन में अपन सॉल्व करते हैं, वो भी कुछ नहीं था इसमें। या तो फिर आप तो टोटली ब्लैंक थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कम से कम 10 से ऊपर ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें हम ब्लैंक थे। जैसे अगर हम बात करें चित्रकूट वाला एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, आपने देखा होगा शायद, क्या कहेंगे उस प्रश्न के बारे में। मैं पुलिस में लगा के आया हूँ, तो ब्रह्मा जी का वहाँ पे वो हुआ था। जी हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश ने वहां पर बाल्यावतार लिया था और इसी आधार पर शायद आपने ये श्योर नहीं पता था कि जगत पूरी है कि क्या है। चलिए ठीक है, धन्यवाद सतीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सिलेक्शन हो जाए इस बार, यही ईश्वर से कामना करते हैं। चलिए देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे आयोग के और क्वेश्चंस की, और अगले क्वेश्चंस की आयोग में हम बात करते हैं। जैसे हमने बताया आप लोग भी अगर चाहें तो यहाँ पे कॉल करके और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपने विचार हमारे पास तक साझा कर सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बाकी देखिए एमपीपीएससी हमेशा ऐसा होता है कि पहली बार में जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो 60 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट सही होते हैं, फिर सेकंड राउंड आप खेलते हैं। खेलना मतलब क्या हुआ, सेकंड राउंड खेलना मतलब पहली बार में आपने आंसर देखा टिक किया, तो पहली बार में 60 से 65 या 70 इसके आसपास जाते हैं, आपके 60 से 65 के बीच में। सेकंड राउंड में फिर आप करते हैं तो जो थोड़ा आपको डाउट थे वो वाले करते हैं। थर्ड राउंड में फिर ऐसा होता है कि जिनमें बहुत ज्यादा डाउट था वो बचते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 का है। बार बार मैंने पढ़ाया, कई बार मैंने आपको पढ़ाया था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स 1990s का एक्ट था। और यहाँ पे आपका जो धारा है, कौन सी धारा है, अब इसी में कंफ्यूजन था, क्योंकि आपको लगेगा सर ये बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन इन्होंने धारा के अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो धारा 3 दिया है उसको सबसे पहले बाहर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है धारा 1 में नाम और परिभाषा है ना, फिर 2 में गठन वगैरह, तो 3 तो कभी नहीं होगा, तो 3 को हमने क्या कर दिया, सबसे पहले यहां पर बाहर कर दिया। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। यहां पे जैसे अगर हम बात करें धारा 10 की बात करते हैं, धारा 10 में यहां पे कृत्य दिए गए हैं, आयोग के कृत्य या आयोग के कार्यों के बारे में वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यहीं पे आयोग से आया हुआ लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार के दायरे में नहीं आता है। अब देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार के दायरे में समानता का अधिकार, शिक्षा से संबंधित अधिकार, जीवन से संबंधित अधिकार, स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। तो जीवन का अधिकार तो बिल्कुल ह्यूमन राइट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में स्वतंत्रता संबंधित अधिकार बिल्कुल ह्यूमन राइट होगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं इक्वालिटी और एडुकेशन। इक्वालिटी और एडुकेशन में ही आपको ऑड वन आउट करना है, तो यहां पे इक्वालिटी बिल्कुल मिलेगी। एडुकेशन वाली बात करेंगे तो ये आपका शायद आंसर ये हो सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य आपने पढ़ा है। फिर कैट के बारे में पूछ रहा है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका कार्यकाल कितना, 5 वर्ष यहां पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में राइट ऑप्शन आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कई बार आपको कराया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, है ना, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। और जो बचे हुए हमारे क्वेश्चंस हैं, जैसे पॉलिटी और आयोग के जो क्वेश्चंस हैं, इनमें हमने बात करी। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। तो जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। फिर आगे बात करते हैं, अगला लिखा हुआ अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 51A में इसका जिक्र किया गया है। आगे बात करते हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, एसएसआई मैंने बताया है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, और 42वां संविधान संशोधन 76। आगे बात करते हैं, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे आप लोगों से, तो ये हमारे पॉलिटी के भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम यहाँ पे बुलाएंगे अंशुल सर को, तो अंशुल सर बचे हुए हमारे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एमपी के क्वेश्चन करेंगे। आइए सर। हाँ जी बच्चों, पेपर जो है अच्छा पेपर था, बढ़िया पेपर था। पिछले बार से मैं कहूँगा ज़्यादा अच्छा पेपर जो है इस बार आयोग ने पूछा है।
बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे डायरेक्टली बनने चाहिए थे। जैसे एग्जांपल के तौर पर म्यूनसिपल लॉ के बारे में पूछा है कि भाई म्यूनसिपल लॉ को कब अपडेट किया गया, किस संशोधन से। तो आपको पता है 73 और 74वें संविधान संशोधन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, और म्यूनसिपैलिटी में तो हमें 74वां संविधान संशोधन ही लगाना था। देन फिर बात करें, ये क्वेश्चन आपको पॉलिटी की MCQ सीरीज़ में कितने बार कराया, हर टीचर ने कराया होगा। दैट इज़ मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन रहे थे। दैट वाज वेरी इजी आई थिंक, है ना, पंडित कुंजीलाल दुबे। फिर अगला था कि भाई वेदर मनी बिल इज मतलब मनी बिल है या नहीं है ना, धन विधेयक है या नहीं है, ये जो है ये किसके द्वारा कौन डिसाइड करता है। ये क्वेश्चन में कई बार आपको प्रेसिडेंट करके पूछ रहा था, उन्होंने स्टेट का पूछ लिया, तो आंसर विल बी सेम, गवर्नर पे चले जाएंगे हम। फिर हाई कोर्ट जज, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये कराया था, उम्र थी 62 वर्ष, और वापस से यहाँ पर भी आंसर है 62 वर्ष। फिर नेक्स्ट अगर बात करें अगले कुछ क्वेश्चन की, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब जो हम बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस की, इसमें लॉर्ड मायो का जो योगदान, लॉर्ड रिपन का योगदान आपको बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया था, और मेरे ख्याल से सभी का ये सही गया होगा, रिपन आंसर। फिर नेक्स्ट है MP के बारे में अगर कुछ बात करें तो मध्य प्रदेश का एक क्वेश्चन पूछा गया पूर्णा नदी के बारे में। पूर्णा नदी अपने साउथ में अलग से लिखी हुई है, और उसमें अपने लिखा है कि किसकी ट्रिब्यूटरी, मैंने कहा था ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट होती है ना। वैसे गोदावरी देना चाहिए था, बट गोदावरी चूंकि ऑप्शन में नहीं था, तो वी विल गो फॉर ताप्ती, है ना, क्योंकि और कोई सी तो बनेगी नहीं। अगला क्वेश्चन है नंबर शायद 88 नंबर का, 88 नंबर का है कि मध्य प्रदेश के जलवायु के हिसाब से, मध्य प्रदेश की जलवायु के हिसाब से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यार देखो, ट्रॉपिकल हम पढ़ते ही हैं, है ना, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है हमारे यहाँ पर, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा हमारे यहाँ से गुजरती है, बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताया था, ठीक है। फिर मानसून है, क्योंकि मानसून हमारे यहाँ पे आता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से दोनों शाखाएं आती है ना। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य भाग से निकलता है, ये भी उन्होंने दे दिया। बचा क्या है, सिर्फ आंसर बचा है दोस्तों, है ना। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा C। फिर उसके बाद में वेस्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में किस तरह के वन नहीं पाए जाते। यार कॉमन सेंस की बात है, एल्पाइन फॉरेस्ट वो होते हैं जो बहुत हाइट पर रहते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसी जगहों पर आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, है ना। ऐसे अभी क्रिसमस ट्री जिसको हम कहते हैं, इस टाइप के रहते हैं, शंकु टाइप के। तो ये एल्पाइन फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये हाइटेड जगह पर देखने को मिलेंगे, ये MP में नहीं मिलते। अब कुछ लोगों ने थॉर्नी भी लगा दिया होगा, पर याद करो सैलाना गार्डन कैक्टस की बहुत प्रजाति है मध्य प्रदेश में, है ना। मध्य प्रदेश का एक भाग बहुत गर्मी वाला भाग है, तो यहाँ पर लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। फिर था बैजागढ़ हिल जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो सतपुड़ा मैकाल का भाग है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, बैजागढ़ श्रृंखला कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपको याद है, अभी यूट्यूब पर क्लासेस में मैंने कराया था आपको, है ना, यूट्यूब की क्लास में क्वेश्चन मैंने कराया था पाकिस्तान को लेके कि भाई पाकिस्तान शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया, पाकिस्तान रिजोल्यूशन कौन लेके आया, पाकिस्तान का प्रस्ताव कौन लेके आया। मैंने कहा था आपसे 3 दिन पहले की क्लास है, यूट्यूब की उठा के देख लेना, कहा था उसमें कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वही क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, है ना। चौधरी रहमत अली आंसर सही है। फिर तांबे के उत्पादन में, भाई तांबा नगरी मध्य प्रदेश को कहते हैं, हम ये लिख चुके थे 2021-22 के प्रोडक्शन में भी, आप देखेंगे नंबर 1 पर क्या है, मध्य प्रदेश है, उल्टा इंक्रीज किया था इन्होंने। सेकंड नंबर पर आता है राजस्थान आपका, फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा, मध्य प्रदेश। फिर था कौन सी नदी 3 राज्यों में बहती है ना, 3 राज्यों में पूछी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, केन दिया था, सोनार दिया था, माही दिया था। इसका क्या लगाया आंसर, बात देखो कमेंट सेक्शन में, इसका क्या आंसर लगाया था। अभी आप लोग का पेपर भी चालू होने वाला होगा, सेकंड वाला। इसका क्या लगाया, मध्य प्रदेश की नदी जो 3 राज्यों में बहती है, केन, सोनार, माही या बेतवा, बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के बताते तो भी बन जाता आंसर। चलिए इसका आंसर अमित सर, इसका आंसर क्या, मेरे हिसाब से माही नदी जो है इसका आंसर आना चाहिए। 3 राज्यों से होने वाली, 3 राज्यों से गुजरने वाली नदी माही नदी, ठीक है, सोनार नहीं, माही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। फिर अगला एक क्वेश्चन पूछा था काली मिट्टी यार कितना पढ़ाया था, कॉटन सॉइल कहते हैं, रेगुलर सॉइल कहते हैं, पोरोसिटी ज़्यादा रहती है, परमेबिलिटी अच्छी खासी रहती है ना, फिर वाटर रिटेंशन अच्छा होता है, फिर सूख जाती तो दरारें पड़ जाती हैं, है ना। सारी चीज़ें लिखी हुई थी, और वही सारी इन्होंने लिखी है कि आपको बताना है कि इसमें क्या चीज़ नहीं होती है। तो रेतीला नहीं था, है ना, सैंड एंड जो पोर्शन है वो इसमें सबसे कम रहता है। अब याद करो, मैंने तुम्हें नोट्स में चार्ट बनवाया था सैंड का, सिल्ट का, क्ले का, किसमें क्ले ज़्यादा होगी, किसमें सिल्ट ज़्यादा होगी, किसमें सैंड ज़्यादा होगी, वही पूछ लिया। तो प्रश्न आसान है, बशर्ते आपने तैयारी उस लेवल की करी हो, ठीक है। चलिए अगला एक क्वेश्चन जो है लेके चलते हैं। हाँ,
एक क्वेश्चन ये बढ़िया पूछा है, टांटिया मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम, है ना। टांटिया मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम जो है दोस्तों, ये किसके लिए है, तो ये लो कॉस्ट जो बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है ना। अब देखो इसमें सारी चीज़ें थी, फ्री एजुकेशन टू ट्राइबल वीमेन, फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन ट्राइबल रिलीजन। अब मैंने इसमें आपको एक तरीका, एक ट्रिक बताई थी, अगर कुछ नहीं भी लगता तो वो ट्रिक से लग जाता कि आंसर सर इतना बड़ा लिखा है, लो कॉस्ट इक्विपमेंट वर्किंग कैपिटल फॉर न्यू इंडस्ट्री बिजनेस टू बीपीएल कैटेगरी बेनिफिशरीज ऑफ शेड्यूल ट्राइब, सब लिख दिया भाई साहब, सब सब टोटल पूरा डिटेल में लिखा उन्होंने। तो आंसर क्या होगा, आंसर वॉस बी, है ना। ये आसानी से जिनने एमसीक्यू क्लास लगाई है, देखा है, उनके लिए बहुत इजी होगा ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से। यस या नो, ट्रिक काम करी कि नहीं करी। चलिए नेक्स्ट, फिर मेरे हिसाब से अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, आप लोगों को तैयारी करनी, मतलब आपको जाना भी होगा। हाँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछ रहे थे, इकोनॉमी का क्वेश्चन का, तो इसमें 2-3 चीज़ें देख लीजिए। जैसे है 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सिडबी की स्थापना, इस बार ये थोड़ा करा है ना, इस बार आयोग ने खेला करा है, एमपी अपना इकोनॉमी में स्थापना पूछ ली उन्होंने, है ना। जैसे नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, है ना। 1982 में ही डीजीपी का पद आया था मध्य प्रदेश में, बताया था मैंने 1982 में बहुत सारे पदों का सृजन, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, कभी चेक करके देखना। फिर सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो सिडबी की स्थापना सन 1990 में, 1990 में सिडबी की स्थापना जो है वो हुई थी। फिर एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन जो हर बच्चे ने सही किया होगा, नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में। फिर फूड प्रिवेंशन एक्ट, ये मैंने आपको पढ़ाया था, फूड प्रिवेंशन एक्ट के बारे में एमसीक्यू करा रहा था, उसमें ये क्वेश्चन मैंने कराया है। आई थिंक मैंने 3 दिन पहले आपको कराया रात वाले सेशन में, है ना, जो FLT लगवाई थी आपसे 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन वाली, उसमें ये अपन ने क्वेश्चन करा हुआ है 2013 के एक्ट वाला। फिर एनजीटी का मुख्यालय, सेंसलेस क्वेश्चन, नई दिल्ली, है ना। फिर सीएजी की मैक्सिमम टेन्योर कितना है, सीएजी के सारे क्वेश्चन कराए थे, कहा था इसको अच्छे से पढ़ के जाना, कितना है, 6 वर्ष का। फिर एक क्वेश्चन और आया था, वो बढ़िया क्वेश्चन था, मुझे कोई सा ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही हो बताए मुझे। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया कि गणेश उत्सव किसने चालू किया है, कई बार अपन पढ़ चुके हैं कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चालू किया गया था। फिर एक क्वेश्चन था स्टेबल इकोसिस्टम के बारे में पूछा गया था, तो मरीन सबसे स्टेबल होता है, ये मैंने आपको एमसीक्यू में भी कराया हुआ है। क्वेश्चन वॉज कंपैरेटिवली इजी। अभी मेरे ख्याल से आप लोग पेपर दे के आ जाओ, उसके बाद 5 बजे हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, तब आपको इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है, तब बहुत डिटेल में इसको अपन पूरा की पूरा कंप्लीट करते हैं। ग्रीन मफलर नॉइस था, है ना, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। कंपैरेटिवली अच्छा पेपर था, बढ़िया पेपर था। 6th नंबर का क्वेश्चन DSL, इंटरनेट कनेक्शन दैट यूजेस टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन कौन यूज़ करता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL बताया था, डब्बी आती है एक छोटी सी, उसके अंदर सा सॉकेट निकाल दो, वो वाला काम होता था। टेलीफोन आता था तो बंद हो जाता था। टेंथ क्वेश्चन में 10वां क्वेश्चन, 10वां तो मेरे पास सेट बी है यार, 10वां क्वेश्चन मेरा चैट जीपीटी का है, दैट इज एन ओपन AI, ये मैं पढ़ा, मतलब अपन बात कर चुके हैं इस पर। रचनाएं वाला, 1 मिनट रुको। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका रचना है केशव दास की, ठीक है। और बताओ, ग्रीन मफलर वाला हो ही गया। हाँ, एक ये क्वेश्चन पूछा था 2024 का वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स कहा गया, ये यूनेस्को में नहीं, UN ने कहा था, यूनाइटेड नेशन ने, इसको सही कर लेना अगर गलत किया हो तो। फिर बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि कृषि खेती कैसे होती है ना, पहले क्या करोगे, पहले मिट्टी तैयार करोगे, है ना, पहले तो ये बहुत सिंपल है, किसी को दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। पहले मिट्टी को तैयार करना, फिर सोइंग करना, बीज लगाना, फिर उसके बाद में सिंचाई करना, फिर उसके बाद में कटाई करना, हार्वेस्टिंग करना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हिमालय, सुंदरलैंड और वेस्टर्न घाट, इनके बारे में पढ़ाया हुआ था आपको ऑलरेडी, हॉटस्पॉट वाला, है ना। चलिए अमित सर, 1 मिनट, चलिए अभी आप लोगों का पेपर है, 1:20 ऑलरेडी हो चुका है। मैं आप लोगों को हम दोनों की तरफ से ऑल द बेस्ट पेपर 2 के लिए। आप में से बहुत से फॉरेस्ट सर्विसेज का भी पेपर देंगे तो अच्छे से करिएगा, जो लोगों का नहीं हो तो भी शांति से पेपर करिएगा। शाम को 5 बजे आप आएंगे, हम लोग आपके लिए फिर से तैयार रहेंगे और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको 100 के 100 क्वेश्चन हम करवाएंगे जी, ठीक है। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए, टाटा।